बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, सभी पढ़ाई करते होंगे। पिछले रोज जो बताए गए हैं उसे भली भांति तैयार कर लिए होंगे। पिछले रोज हम लोग चार्ज के बारे में जाने थे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उसमें एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था जिस पर आधारित न्यूमेरिकल्स हुआ करते थे। तो चार्ज पर आधारित क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। उसके बाद हम लोग चार्ज डेंसिटी पढ़े थे। चार्ज डेंसिटी में सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी एवं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग किए थे। उनमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जिसके आंसर में थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही थी, तो इससे घबराने की बात नहीं है। प्रोसेस यदि सही है तो आंसर भी आ जाएंगे। थोड़ी बहुत पॉइंट की इधर उधर हो सकते हैं। हो सकता है कि पॉइंट के आगे की कुछ अंक उन्होंने छोड़ करके ज्ञात किए हो या हम लोगों ने छोड़ करके ज्ञात किए हो, इसलिए थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बार बार प्रैक्टिस करते रहे और अध्ययनरत रहे। हमेशा जो पढ़ाया गया है उसे तैयार करने की प्रयास करें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स वही है जो पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं फोर्स के बारे में। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जान लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या अस्थिर वैद्युतिकी बल कहते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को अस्थिर वैद्युतिकी बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो देखते हैं कहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। यदि आवेश एक जैसा हो, लाइक चार्ज हो, लाइक चार्ज मतलब समान प्रकृति के हो, दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज निगेटिव हो, तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच या दो निगेटिव चार्ज के बीच लगने वाला बल जो होता है वो प्रतिकर्षण बल होता है, विकर्षण बल होता है, रिपल्सिव फोर्स होते हैं। जबकि दो अनलाइक चार्ज, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव पहला निगेटिव, तो दो अनलाइक चार्ज के बीच लगने वाला अस्थिर वैद्युतिकी बल जो होते हैं वो अट्रैक्शन इन नेचर के होते हैं, आकर्षण प्रकृति के होते हैं। उन दो आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो दो आवेशों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डेफिनेशन क्या हो सकता है? दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण या विकर्षण बल लगता है, जबकि दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है या लगता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए फिजिक्स जगत में कूलम्स महोदय ने एक नियम दिए हैं जिसे हम लोग कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो आज की लेक्चर इसी कूलम्स लॉ पर आधारित है। तो स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या है? इनके पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग दीजिए कूलम्स लॉ। पहले भी लिख लिए होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां कैसे लगता है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली, वो किसके नियम से? कूलम के नियम से। तो आइए कूलम के नियम को कूलम के स्टेटमेंट को लिखें। कूलम्स लॉ कहती क्या है? तो हेडिंग दीजिए कूलम्स लॉ
और नीचे लिखेंगे, मैं धीमे धीमे बोल रहा हूं, शायद आप लोग लिख लेंगे। कूलम्ब्स लॉ, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होते हैं एवं दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टेटमेंट एक बार फिर, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कूलम के स्टेटमेंट है। कूलम महोदय के स्टेटमेंट को आप लोग नोट किए होंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, सुने और नोट कर लें। एक बार फिर कूलम्स के स्टेटमेंट, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आइए मैथमेटिकली देखते हैं कूलम्स लॉ क्या कहते हैं। तो देखे होंगे कूलम्स के स्टेटमेंट में दो स्टेप हैं। ऊपर वाले स्टेप परिमाण के समानुपाती, नीचे वाले स्टेटमेंट वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो पहले आधा ऊपर वाला भाग कहता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, परिमाण के ना, तो इसको मॉड में रख देंगे। मॉड तो सबको ही जानते हैं क्या होता है मॉड, तो परिमाण के समानुपाती हो गए ये। फिर सेकेंड स्टेप में कहते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² का। तो आइए दोनों को मिलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 mod of Q1 mod of Q2 by r²। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो F इक्वल टू K, अब इस मोड को हटा लेते हैं, Q1 Q2 by r²। यही है F। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा r²। K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। K को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। एक्सपेरिमेंट से इसका वैल्यू आता है, तो फिर बाद में देखेंगे हम लोग इसकी वैल्यू, पहले इतना छापा जाए। उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। यहां लिखते हैं वैल्यू एंड यूनिट ऑफ K। तो एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले हम यूनिट की बात कर लें। यूनिट, तो यहां से उठाते हैं यूनिट को। देखिए निकालने के लिए आना चाहिए यूनिट, यहां से उठाइए। तो F इक्वल टू क्या है? K Q1 Q2 बाय r²। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएंगे? K Q1 Q2 इक्वल टू F r²। इस दोनों को इधर भेज दीजिए। तो K बराबर F r² बाय Q1 Q2। अब लिखते हैं इन सभी के मात्रक। तो K बराबर क्या हो जाएंगे? F का न्यूटन, M मीटर स्क्वायर, R मीटर स्क्वायर बटा इस Q के लिए कूलम्ब और इस Q के लिए कूलम्ब। आइए
तो K इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कूलम, कूलम तो कूलम स्क्वायर कह दे, तो बटा कूलम स्क्वायर। अब आइए, तो N न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हो गए K के यूनिट। वैल्यू पर जाने से पहले इनके यदि यहां पर हम डायमेंशन लिख लें तो बेहतर होगा। इनके यहां देखते हैं डायमेंशन, n डायमेंशन करने के लिए इसको हम बृहत स्तर पर लिखते हैं। तो न्यूटन को क्या लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन के लिए। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, उसके बाद क्या है कूलम स्क्वायर। आइए यहां से, तो केजी को केजी रहने दिया जाए, मीटर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर क्यूब, केजी इंटू मीटर क्यूब, इधर क्या है इंटू पर सेकेंड स्क्वायर इंटू, अब ये सी बच गया, तो सी क्या है कूलम। कूलम को याद कीजिए कभी आईटी लिखा करते थे, तो एम्पियर इंटू टाइम, तो इसको क्या लिख सकते हैं एम्पियर इंटू टाइम को सेकंड कहते हैं, इसका क्या है स्क्वायर, स्क्वायर पर स्क्वायर है माइनस में, यहां पर भी है माइनस में, क्लियर। आइए केजी इंटू मीटर क्यूब सेकेंड इंटू सेकेंड इंटू ए पर क्या लगा दें -2 इंटू एस पर -2। आइए सभी को साथ साथ लिखते हैं, हम साथ साथ हैं, केजी इंटू मीटर क्यूब सेकेंड, सेकेंड तो क्या हो जाएंगे s-4, ए क्या हो जाना है a-2। इस भाग को इरेज करते हैं, उम्मीद है लिख लिए होंगे, तो इस भाग को इरेज करते हैं। और यहां से देखते हैं, तो इक्वल टू क्या हो गया, तो केजी मीटर क्यूब सेकेंड के पावर -4 और a-2। आइए इसको बीमा में लिख दें mlt के रूप में, mlt और a भी है। पावर क्या क्या है इनके, तो kg के 1 है तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, l3 है, s t-4 है, a-2 है। इसको बड़ी कोष्ठ में बंद कर दीजिए, इसको और लिख सकते हैं क्या, तो m l3 t-4 a-2, यही बीमा है K का। ये क्या है डायमेंशन ऑफ K, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K। तो यहां से फिर यहां आएंगे और छापते जाएंगे, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस प्रोसेस जानिए। सबसे पहले हम SI यूनिट लाए हैं, ये SI इंटरनेशनल सिस्टम में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और वहां से हम लोग यहां से इसका क्या निकाल रहे हैं डायमेंशन। डायमेंशन में न्यूटन का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सपेंड किए, उसको मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, फिर इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करते गए, एक्सपेंड करते गए, यहां कैसे आ गया ये a इंटू एस, तो कूलम बराबर Q बराबर, यहां हम लिख देते हैं चूंकि Q इक्वल टू IT, I का मात्रक एम्पियर और S T का मात्रक टाइम का मात्रक सेकेंड, क्लियर। छापिए,
उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे। अब इनको मिटा रहे हैं, एक बार पीछे जाकर देख लेते हैं क्या हुआ। तो आइए इनको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या निकाले हैं, यूनिट निकाले हैं, यूनिट। यहां से क्या निकाले हैं, डायमेंशन। ये डायमेंशन है और ये यूनिट की बात की है। अब देखते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ के, के का मान देखते हैं क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली के इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। किस पद्धति में, इन एसआई सिस्टम। किस सिस्टम में, एसआई में। के इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देख लेते हैं जरा इन सीजीएस। सीजीएस में क्या हो जाएगा, तो सीजीएस में हो जाता है के इक्वल टू 1। जब सीजीएस में k इक्वल टू 1 हुआ तो इस सब का मात्रक क्या हो जाता है, तो यहाँ न्यूटन का क्या हो जाएगा, हाकलडाइन, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। कूलम को क्या कहते हैं, ESU, स्टेट कूलम। आई बात समझ में। आइए ये वैल्यू आया कैसे होगा उसको देखते हैं। 9। अब k इक्वल टू जो होता है, ये सारी की सारी बात हम लोग किसमें कर रहे हैं, एसआई में कर रहे हैं। k इक्वल टू 1/4 पाई एपिसाइलिन नॉट। इसको ई नहीं पढ़ते, इसको एपिसाइलिन पढ़ते हैं, एपिसाइलिन नॉट। क्या पढ़ते हैं, इसको ऐसा सिंबल मिल जाए तो इसको क्या पढ़ते हैं, एपिसाइलिन। यहाँ 0 लगा हुआ है तो नॉट। ये है क्या, एपिसाइलिन। तो एपिसाइलिन 0 है तो एपिसाइलिन नॉट। तो ये एपिसाइलिन नॉट है क्या, तो यहां पर देख लेते हैं एपिसाइलिन नॉट क्या है। अब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको यदि हम हिंदी में कहें तो मुक्त आकाश। देखिए शब्द पर गौर करेंगे, मुक्त आकाश का मतलब क्या हुआ, निर्वात। मुक्त आकाश में, मुक्त आकाश का विद्युत पारगम्यता, परमिटिविटी। मुक्त आकाश का विद्युत पारगम्यता, देख रहे हैं, मुक्त आकाश का विद्युत पारगम्यता, ये एपिसैलिन नॉट। और बड़े काम की चीज है ये। इधर हम मिटा रहे हैं, इधर देखिए, इसको याद रखेंगे क्योंकि उसमें काम आएंगे।
अब जरा देखते हैं इनको। यूनिट, डायमेंशन एंड वैल्यू ऑफ एपिसिलन नॉट। एपिसिलन नॉट को क्या कहते हैं? अब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मुक्त आकाश, मुक्त आकाश मीन्स निर्वात का विद्युत पारगम्यता। यूनिट, डायमेंशन एंड वैल्यू ऑफ एपिसिलन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट की, और यूनिट जो निकालेंगे हम लोग किस में निकालेंगे? वो एसआई में निकालेंगे। एसआई यूनिट। तो के बराबर क्या है? 1/4 एपिसिलन नॉट। यहां से एपिसिलन को खींचेंगे तो के को इधर भेजेंगे, तो 1/4 के। अब आइए यूनिट रखते हैं। ये कांस्टेंट है, यूनिटलेस, कांस्टेंट यूनिटलेस। अब पाई भी यूनिटलेस होते हैं, तो ये सारे के सारे चीज यूनिटलेस हो गए। तो यूनिट हम लोग क्या कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/, इसका भी कोई यूनिट नहीं, इसका भी कोई यूनिट नहीं, इसका भी कोई यूनिट नहीं, इसका यूनिट है। इसका यूनिट कितना है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसको ऊपर भेज दें, एपिसिलन नॉट इक्वल टू पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। अब ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस। ये इनके एसआई यूनिट हो गए। अब निकालते हैं इनका हम लोग डायमेंशन। ये यूनिट निकाले, अब इनका क्या निकालते हैं? डायमेंशन। डायमेंशन यहीं से लेंगे, तो एपिसिलन नॉट इक्वल टू क्या आया है? पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। तो आइए न्यूटन को क्या लिखते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा? -1 मीटर का मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। और कूलम को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 80 या आईटी का स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको? आईटी का स्क्वायर। तो यहां पर फिर बराबर करके लिखिए, तो केजी पर पावर हो जाएगा -1, मीटर के पावर -1, माइनस माइनस प्लस, सेकेंड के पावर पर इनटू फिर मीटर -2 इंटू आई, तभी बताए थे आई का टी का सेकेंड, तो a स्क्वायर और इंटू एस स्क्वायर। तो आइए देखते हैं, केजी -1 मीटर -1 यहाँ -2 यहाँ, तो -1 -2 -3 S 2 यहाँ 2 यहाँ, तो क्या हो गया S4, a यहाँ पर तो A2। आइए इसको बैठाते हैं MLT पर, MLTA M -1 L -3 T 4 A VI। तो हम लोग देखें यूनिट, डायमेंशन, अब निकाल लेते हैं इनके वैल्यू। तो मिटाएं इनको, इसको रखने देते हैं, इसको मिटाते हैं, नाम याद रखेंगे। ये देख लेते हैं आगे वैल्यू। क्या देखेंगे? वैल्यू देख लेते हैं। तो k बराबर क्या आया? 1/4 पाई एपिसिलन नॉट। एपिसिलन नॉट किधर भेजिए? तो एपिसिलन नॉट 1/4 पाई k एपिसिलन नॉट 1/4 पाई। के का वैल्यू कितना आया था?
9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही ना। तो इस सबको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको तो पहले यूनिट का उधर भेज दें। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 10⁹ 9 इंटू 10⁹ है। इस सबको ऊपर भेज देते, क्या हो जाएगा, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग जब इसका वैल्यू रखेंगे 1/4 इंटू 3 इंटू 1/4 इंटू 9 इंटू 10⁹ 9, तब जो वैल्यू आएंगे वो आएंगे ऑन सॉल्विंग। हल करने के बाद आते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट यहां से पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। लिखिए छाप लिए होंगे, मिटा रहे एक बार। हम लोग देखें यूनिट डायमेंशन एंड वैल्यू कैसे कैसे निकालते हम लोग कैलकुलेट किए, रटना नहीं सीखना। अब हम लोग देख लेते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, अभी पता चल जाएंगे। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसका और दूसरा भी नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो उम्मीद है कि कांस्टेंट है तो यूनिट प्लेस होंगे। तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी OR और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेशन पहले हेडिंग दे दीजिए, उसके बाद डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखते हैं इसका। मैं धीमे धीमे बोल रहा हूं, शायद आप लोग लिख लेंगे, उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। लिख लोगे ना मुकेश?
हाँ लिख ली, इधर सुन लो। हाँ ठीक है, लिख लो। क्या आकाश बड़े दिन के बाद आए? वो आए तो हो न जी, वो आया कहाँ? तो लिखते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम लोग विद्युतांक भी कहते हैं। डेफिनेशन, निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाले अस्थिर वैद्युत की बल एवं किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले अस्थिर वैद्युत की बल के अनुपात को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर, निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाले अस्थिर वैद्युत की बल एवं किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले अस्थिर वैद्युत की बल के अनुपात को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर, निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाले अस्थिर वैद्युत की बल एवं उसी स्थिति में किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले अस्थिर वैद्युत की बल के अनुपात को रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। आइए समझते हैं इनको। अब एक बार हम निर्वात में रखते हैं सिस्टम को, एक बार हम किसी माध्यम में रखते हैं। तो निर्वात में जो आवेश लिए हैं, Q1 लिए हैं, Q2 लिए हैं और R लिए हैं, जो कंडीशन आपने निर्वात में प्रोवाइड किया है वही कंडीशन आप किसी माध्यम में प्रोवाइड कीजिए। अब तब दोनों बल का अनुपात लेकर के जो वैल्यू आता है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो प्रोवाइडिंग क्या करना है, अवस्था दोनों की एक होनी चाहिए। निर्वात में हमने जिस अवस्था जैसा अवस्था कायम किए हैं ठीक वही अवस्था हम किसी माध्यम में लेंगे। उसमें ना तो दूरी परिवर्तन करेंगे ना आवेश के मान में कोई परिवर्तन करेंगे, तब जाकर के दोनों का अनुपात लेंगे। अवस्था क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आइए देखते हैं। पहले देख लेते हैं फोर्स इन वैक्यूम, किसी माध्यम। तो इस फोर्स को हम क्या मान लेते हैं, F नॉट मान लेते हैं। ठीक, तो F नॉट इक्वल टू क्या हो जाएंगे, इसी को तो निर्वात कहते हैं। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट, क्यों, यही तो निर्वात की परमिटिविटी है, इनटू Q1 Q2 बाय R²। समीकरण 1। सेम कंडीशन लेंगे, फोर्स इन अ मीडियम, किसी माध्यम में। तो इस फोर्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, Fm। तो Fm इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fm इक्वल टू 1/4 पाई, क्या यहां हम एपिसिलॉन नॉट लेंगे, नहीं लेंगे, ये तो निर्वात की बात कर रहे हैं। जब इनके वैल्यू ज्ञात कर रहे थे तो वहां लिखा हुआ है फ्री स्पेस, निर्वात, मुक्त आकाश, मुक्त गगन, जहां कोई मीडियम नहीं है। तो इस एपिसिलॉन नॉट को नहीं लिख करके हम क्या लिख लेते हैं, एपिसिलॉन लिख लेते हैं। देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है, इनटू कंडीशन वही Q1 Q2 बाय R²। डिफिनेशन कहता है कि निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, उसी कंडीशन में किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात। तो अनुपात ले लेते हैं इसका, तो F नॉट बाय Fm बराबर, F नॉट का वैल्यू 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट, 4 पाई एपिसिलॉन नॉट Q1
Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू एफ एम नीचे है तो पलट देंगे सारी चीज को, तो नीचे क्या हो जाएंगे, तो नीचे वाला ऊपर 4 पाई एपिसाइलिन बाय Q1 Q2 और नीचे में आर स्क्वायर है तो ऊपर में आर स्क्वायर। जो मर रहा है उसको मार दीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर Q1 Q2 अब देखिए बच क्या गया, एफ नॉट बाय एफ एम एपिसाइलिन बाय एपिसाइलिन नॉट। इसी एपिसाइलिन बाय एपिसाइलिन नॉट को हम लोग एपिसाइलिन आर ओ आर और के कहते हैं, यही आर और के क्या है, इस आर को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इस के को हम लोग क्या कहते हैं, वो वाला के नहीं है जो पहले लिखे थे, इसके बदले जो के लिखे थे वो के नहीं है, ये दूसरा के, इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों एक ही चीज है, चाहे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहिए या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहिए। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं, परंतु इसमें पोलराइजेशन होता है। आगे देखते हैं तो क्या हो गया, एफ नॉट बाय एफ एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई आर। अब एफ एम यदि निकालना है हमें तो क्या हो जाएंगे, एफ एम जहां इसको भेजें तो इसको एफ नॉट बाय अब यहां पर देखिए एक प्रश्न है, निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उसी स्थिति में जब हम किसी माध्यम में बल ज्ञात करते हैं तो क्या निर्वात के बल के बराबर होगा, तो कहेंगे नहीं, निर्वात में लगने वाला बल अधिक होगा और इसमें लगने वाला बल कम होगा किसी माध्यम में। ये बल के वैल्यू को क्या करता है, ये कम कर देता है। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एक दूसरे के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है ना, इस बीच में यदि हम कुछ भर देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे चीज, तो इस दोनों के बीच जो खींचने का या धकेलने का प्रबलता है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है ई आर का वैल्यू। तो पहले इतना लिख लीजिए डेफिनेशन भी, और ये आया कैसे, वीडियो को पॉज करके मिटा। तो ई आर का वैल्यू कांस्टेंट होता है, तो यहां पर हम लिखते हैं मीडियम, यहां पर लिखते हैं ई आर। ई आर बढ़ने से एफ का मान क्या होता है, घटता है। ई आर बढ़ने से एफ का मान घटता है। दो तीन को लिखेंगे। सबसे पहले तो यहां लिखेंगे वाटर, ई आर का वैल्यू 81, हाईएस्ट, इससे ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं है। ग्लास, ये सब ऐसे दिया जाता है। ग्लास या तो 4 होगा या 6 होगा, 2 हो सकते हैं। एयर 1 होता है, यहाँ 80 कर देते हैं। इस सब वैल्यू को याद रखेंगे। सबसे ज्यादा वाटर में, उससे कम ग्लास,
और सबसे कम एयर में, 1 से भी कम हो सकता है कहीं कहीं। तो ये मीडियम है, ये ई आर। यहां पर एक चीज लिखते हैं, देखिए जैसे जैसे ई आर का मान बढ़ेगा एफ का मान घटेगा, ई आर का मान बढ़ेगा तो एफ का मान घटेगा। तो सबसे ज्यादा बल किस माध्यम में? निर्वात में, उससे कम एयर में, उससे कम ग्लास में, और सबसे कम वाटर में। यदि यहां पर मान लेते हैं, इसको हम देखते हैं, Q1 है और Q2 है, और ये दोनों के बीच की दूरी R है। कितनी है? R। अभी यहां पर क्या है? एयर है। हम किस माध्यम में ले रहे हैं? एयर में ले रहे हैं इसको। तो यहां पर यदि हम F एयर करें तो आएंगे Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन ई कहेंगे, या एप्सिलॉन ई आर कहिए। एप्सिलॉन ई इक्वल टू ई नॉट इंटू ई आर, ई आर ई नॉट एप्सिलॉन ई लिखते हैं, Q1 Q2 बाय आर। अब ई बराबर देखिए क्या आया था, यहां हम देख लेते हैं, E बाय ई नॉट इक्वल टू ई आर। तो E बराबर क्या हो जाएंगे? ई नॉट इंटू ई आर। क्या हम इसको यहां लिख सकते हैं? चूंकि तो F एयर में क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जरा F एयर देखिए, क्या इसको, ये वैल्यू को हम लोग 9 × 10⁻9 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो 9 × 10⁻9 बटा ई आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हाँ कहीं इरेज करें, इन सबको इरेज करते हैं, शायद छाप लेंगे, वीडियो को रोक करके छापेंगे। इसको हम क्या हेडिंग दे दें? मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो क्या निकल गया? F एयर Q1 Q2 को रहने दीजिए, 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बाय ई आर। और एयर का ई आर कितना होता है? 1। तो यहां पर लिखेंगे 1 आर स्क्वायर। तो F इन एयर क्या आ गया? 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। रख दीजिए तब तक। अब निकाल लेते हैं, फिर लेते हैं वही कंडीशन, Q1 Q2, इसको कर दीजिए केस फर्स्ट, इसको कह देते हैं केस सेकंड। एक्सपेरिमेंट नहीं, एग्जाम्पल कहिए। इसको हम कह देते हैं केस सेकंड, Q1 Q2, बीच की दूरी R। अब इसमें मान लेते हैं इसके बीच जो है ये भरा हुआ है, ये अब एयर नहीं रह गया। अब ये मान लेते हैं यहाँ पर कौन है? वाटर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? F वाटर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर।
एफ वाट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, वहां से Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इन सब में आर वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं, ना Q में परिवर्तन है ना आर में परिवर्तन है। यहां देखते हैं क्या इनके 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 वैल्यू को हम लिखें, क्या लिखें 9 × 10⁹ तो एफ वाट इक्वल टू क्या हो गया 9 × 10⁹ बाय ई आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखिए वाटर के लिए ई आर का वैल्यू कितना है 81, तो 9 × 10⁹ बाय ई आर की जगह पर 81 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एफ वाटर निकल करके तैयार है, एफ एयर निकल करके तैयार है। अब देख लेते हैं दोनों का रेशियो, तो इधर मिटाएं, तो एफ एयर बाय एफ वाटर, तो एफ एयर कितना आया है 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एफ वेट कितना आया है इस आर स्क्वायर और 81 को ऊपर, तो 81 आर स्क्वायर बटे 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2, जो मरने वाला है मार दीजिए, तो एफ एयर बाय एफ वाटर बराबर कितना आ गया 81। अब निकालेंगे एफ वाटर, तो एफ एयर बटे, शायद बात समझ में आए। वाटर में जो बल लगेंगे दो आवेशों के बीच, जो वाटर में बल लगेंगे एयर में लगने वाले बल से 81 गुना कम होगा, उसके 81वां भाग होंगे। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है ना, फोर्स के इंटेंसिटी को या फील्ड के इंटेंसिटी को कम कर देता है। यूं समझिए कि मीडियम सघन हो जाने से इन दोनों के बीच जो आपस में अट्रैक्शन बल कार्य कर रहा है ये घट जाता है। तो आज हम लोग कूलम्स लॉ में आने वाले जो भिन्न भिन्न टर्म हैं उनका हम लोग एक्सप्लेनेशन किए। यहां हम नोट में लिख देते हैं, नोट ई आर या के यूनिटलेस होता है। क्यों यूनिटलेस होता है देखेंगे। एफ नॉट बाय एफ एम इक्वल टू आया था ई आर, तो बल ऊपर में भी बल नीचे भी बल, बल बल कैंसिल, तो बच गया केवल संख्या। ये क्या होता है यूनिटलेस होता है। तो जो टर्म आए थे, कौन कौन से टर्म आए नए, एक के आए, एक क्यू आए, सॉरी ई आर आए, एक एप्सिलॉन नॉट आए। तो के का महत्वपूर्ण, के का यूनिट, के का डायमेंशन, के का वैल्यू इन एसआई पद्धति में के का मान, के का इकाई, के का बीमा। एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का बीमा, एप्सिलॉन नॉट का इकाई यूनिट, ये महत्वपूर्ण है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि विभिन्न विभिन्न टर्म में कूलम्स के लॉ, वेक्टर के टर्म में, चार्ज डेंसिटी के टर्म में और पोजीशन वेक्टर के टर्म में, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उन सबको कवर करेंगे। तो इसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ पार्ट 1, और आगे जो आने वाला है वो होगा कूलम्स लॉ पार्ट 2। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, पढ़ाई करते रहें
और जो चीज लिखाए हैं, जो चीज पढ़ाया गया है, उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहें। बार बार प्रैक्टिस करने से ये तुम्हें याद रहेंगे और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको कहा जाए, खास करके यूनिट, डायमेंशन एंड वैल्यू ऑफ के एंड एपिसिलन नॉट। धन्यवाद।